हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज में हमारा जो पोर्शन है कंपनी उसके बारे में देखेंगे। हालांकि इसके बारे में इसका जो मीनिंग है इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर लिया है। अब हम कंपनी के डेफिनेशन की बात करते हैं। कंपनी जो है उसके लिए परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत बताई गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमको कंपनी का मीनिंग तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ उसकी डेफिनेशन भी आना चाहिए, और डेफिनेशन भी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 वाला हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ कंपनी की डेफिनेशन बताइए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ए कंपनी मींस दैट कंपनी व्हिच इज फॉर्मेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। यहाँ पर ये बताया गया है कि या तो हमने कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के तहत किया है। तो हमारा कंपनी का अधिनियम क्या है, हमारा एक्ट क्या है 1956। या तो जो हमने कंपनी बनाई है उस कंपनी का निर्माण हमने सन 1956 के नियम के अनुसार किया है, या फिर इसके पूर्व, क्योंकि कंपनी सन 1956 में के नियम से तो बनती है, लेकिन इसके पूर्व में भी कई नियम है, उनसे भी उसकी स्थापना की जा सकती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ए कंपनी मींस दैट कंपनी व्हिच इज फॉर्मेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, या तो 1956 के अनुसार बनाई गई जो अभी तक लागू हो रही है, और एनी प्रीवियस एक्ट, या इसके पूर्व के कोई अधिनियम बनाए गए हो उससे उसका कोई जन्म हुआ तो उसे हम कंपनी कहते हैं। हम इसके विशेषताओं की बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट बोला है एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का जो जन्म होता है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये मनुष्य की तरह आम व्यक्ति की तरह नहीं होती है, कृत्रिम व्यक्ति, इसका निर्माण किया गया है। इसलिए यहाँ पर हो रहा है एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है तो एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्रिएटेड बाय लॉ, इसका जो जन्म हुआ है, कंपनी का हमने गठन कैसे किया है तो नियम के अनुसार क्या है, कानून के अनुसार क्या है, तो इसका जन्म भी नियम के अनुसार होता है और इसकी मृत्यु भी नियम के अनुसार होती है। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका जो जन्म होता है वो बाय लॉ मतलब नियम के अनुसार, कानून के अनुसार होता है। लिमिटेड लायबिलिटीज, इसके पूर्व मैंने और भी कुछ चैप्टर पढ़ा है, जैसे सॉल्टेडशिप है, पार्टनरशिप है। आप वहां पर लायबिलिटीज की बात करोगे तो एक एकाकी व्यापार या साझेदारी में जो हमारा दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। अगर हम हमारे व्यापार में कोई हानि हो जाती है तो उसकी पूर्ति हम अपने व्यापार से तो करेंगे ही, अगर व्यापार से करने में सक्षम नहीं है तो हमें उसका पैसा घर से भी देना होगा। इसलिए वहां पर क्या लिखा गया था, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। लेकिन ये जो कंपनी है यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज क्या हो जाती है, हमारा दायित्व क्या हो जाता है, लिमिट में हो जाता है, कम हो जाता है। हमने एक कंपनी में एक अंशधारी ने, एक शेयर होल्डर ने जितने रुपए का अंश लिया है उसकी जिम्मेदारी उतनी होती है, उसको उसका जो दायित्व होता है वो ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मेंबर भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, इसकी दायित्व जो है वो सीमित है। साझेदारी या एकाकी व्यापार की तरह यहाँ कोई परेशानी नहीं आती है। एक और पॉइंट बता रहा था, पॉइंट नंबर 3, कॉमन सील। कंपनी की अपनी एक सील होती है। कंपनी किसी पेपर पे हस्ताक्षर तो नहीं कर सकती है, लेकिन अगर किसी पेपर पर हमने कंपनी के सील को लगा दी है, हिंदी में उसे सार्वभौम मुद्रा बोलते हैं, अगर ये सील लगा दी गई है उसके बाद कहीं पर भेजा है तो ये माना जाएगा कि कंपनी द्वारा भेजा गया पत्र है। उसके बाद यहाँ पर बताया राइट टू स्यू। अब आप देख सकते हैं राइट टू स्यू में क्या बता रखा है यहाँ पे। तो राइट टू स्यू में हम जान सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी में कंपनी पर कोई भी व्यक्ति केस दायर कर सकता है, अपना केस लगा सकता है, या कंपनी चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी केस दायर कर सकती है। तो ये उसे अधिकार है कंपनी को। हमें पॉइंट नंबर 4 पर भी ध्यान देना है। हमने फिर यहाँ देखा लिमिटेशन ऑफ वर्किंग एरिया। इसके वर्किंग एरिया का लिमिटेशन क्या है, तो कंपनी अधिनियम जो है उसका जो निर्माण किया जाता है वो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, दो नियम चलते हैं यहाँ पर, या दो महत्वपूर्ण कंपनी के प्रलेख होते हैं जिसको बनाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम कंपनी का निर्माण कर रहे हैं तो इन प्रलेखों को हमें बनाना बहुत ही जरूरी है, इसे हम कंपनी की लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है इसका जो एरिया है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा निर्धारित होता है। आपको उसी के दायरे में काम करना होता है, उसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, हमने यहाँ क्या देखा है, तो कंपनी के बारे में हमने देखा है। कंपनी के बारे में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1956, ए कंपनी मींस दैट कंपनी व्हिच इज फॉर्मेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, या तो किसी कंपनी का फॉर्मेट या रजिस्ट्रेशन किसके अनुसार हुआ है 1956 के अनुसार, या फिर
या अन्य कोई प्रीवियस मतलब पूर्व के कोई अधिनियम हमारे बनाए गए सन 1988 में थे और भी इसके पहले के जो नियम बनाए गए उसके अनुसार अगर हमने कंपनी का गठन किया है तो उसके अनुसार ये मान्य होगी। आगे हमने देखा है इसके फीचर्स की बात करी। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी का जो जन्म होता है वो कृत्रिम है, कंपनी कृत्रिम में व्यक्ति है और ये नियम के द्वारा बनाई जा सकती है। लिमिटेड लायबिलिटीज का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। कॉमन सील, कंपनी की अपनी सील होती है, हर पेपर पे सील लगा करके कार्य करना होता है ताकि तभी माना जाता है कि कंपनी द्वारा निकला गया पेपर है। राइट टू स्यू मतलब कंपनी को अधिकार है कि कंपनी किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध केस दायर कर सकती है या कोई अन्य व्यक्ति कंपनी पर भी केस दायर कर सकता है। लिमिटेड ऑफ वर्किंग एरिया, कंपनी का जो एरिया है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों के बंधनों में बंधा रहता है, इससे बाहर जाकर के इन्हें काम नहीं करना होता है। अब मैं आगे बताना चाह रहा हूं आपको लिमिट मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आप चाहे हिंदी में देखो या इंग्लिश में देखो तो नाम क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब कंपनी एक से अधिक जगह काम कर रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदी में देखें तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो राष्ट्र की संख्या क्या हो गई, एक से अधिक। तो ऐसी कंपनी जिसका जन्म तो कहीं एक स्थान पर एक देश में हुआ है लेकिन वो अन्य देशों में भी काम कर रही है, उसे हम बहुसंख्यक या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यहाँ पर मीनिंग बता रखा है, सच ए कंपनी दैट ट्रेड ऑफ व्हिच इज स्पेड मोर देन वन कंट्री of the world is called multinational company। ऐसी कंपनी जिसका जन्म तो किसी एक देश में हुआ है लेकिन वो विश्व के अनेक देशों में काम कर रही है या एक से अधिक देशों में काम कर रही है तो वो राष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। जैसे किसी का जन्म तो भारत में है किसी कंपनी का, लेकिन वो चीन में भी व्यापार कर रही है, अमेरिका में भी कर रही है, तो ऐसी कंपनी को हम मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर आज समाप्त होता है।